तो इसलिए आज किसान कह रहा है कि मुझे आप ये 3 बिल की सौगात मत दीजिए, ये तो हमने कभी मांगा नहीं, मेरे से बिना पूछे मेरे सर के ऊपर आप डाल रहे हो, ये तो मेरे पे पनिशमेंट है। आप मुझे केवल एक चीज दे दीजिए, एमएसपी को लीगल राइट बना दीजिए। आप जो भी दाम डिक्लेयर करें सरकार की तरफ से, आप इतना सुनिश्चित कर दीजिए कि वो दाम मेरे को मंडी में मिल जाए। बताइए ये ठीक बात है कि नहीं? हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। देखिए ये जुमला है, वो सबको मालूम है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। सरकार तो ये कह रही है कि इससे बिचौलिया सिस्टम खत्म हो जाएगा, किसानों को जो एमएसपी है और सरकारी खरीद वो बरकरार रहेगी। बिलों में कहीं पे नहीं कहा है कि ये बरकरार रहेगी, ये एक वर्बल कमिटमेंट है, लेकिन बिल में कहीं पे भी नहीं है। बिलों में कहीं पे नहीं कहा है कि ये बरकरार रहेगी, ये एक वर्बल कमिटमेंट है, लेकिन बिल में कहीं पे भी नहीं है। जब तक किसान को उसकी खरीद की गारंटी का बिल नहीं आएगा, तब तक, जब तक एमएसपी को कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक किसान रोड पर रहेगा। चलिए बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। तो दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह बिक्री कीमत है जो केंद्र सरकार विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए फसल के बुआई या सोइंग सीजन से ठीक पहले तय करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार की एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण अंग है। मान लीजिए बाजार में गेहूं की प्रति क्विंटल कीमत 1800 रुपए है। अब अगर गेहूं की बुआई से ठीक पहले केंद्र सरकार 1735 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर देती है, तो किसान इस बात के लिए निश्चिंत हो जाता है कि उसे प्रति क्विंटल कम से कम गेहूं की कीमत 1735 रुपए के बराबर मिल जाएगी। अगर गेहूं के अत्यधिक उत्पादन या एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से गेहूं की बाजार कीमत घट जाए तो भी वह न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे नहीं जा सकती है, क्योंकि किसी भी मंडी में तय एमएसपी से कम कीमत पर कोई भी कृषि उत्पाद नहीं बेचा जा सकता है, जबकि एमएसपी से अधिक कीमत पर कृषि उत्पादों को बेचा जा सकता है। अब अगर मान लिया जाए कि बाजार में गेहूं का एक्सेसिव प्रोडक्शन हो गया है और बाजार कीमत एमएसपी के बराबर हो गई है, तो ऐसे में किसान अपने कृषि उत्पादों को प्रोक्योरमेंट प्राइस पर सीधे सरकार को बेच सकती है। दोस्तों, प्रोक्योरमेंट प्राइस वह कीमत है जो सरकार फसल कटाई या हार्वेस्टिंग सीजन से ठीक पहले तय कर देती है। यह कीमत एमएसपी से अधिक होती है और करंट मार्केट प्राइस से कम रहती है। अगर किसानों को कृषि उत्पाद की कीमत ठीक नहीं मिलती है तो वे मंडी में ही एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रोक्योरमेंट सेंटर में अपने उत्पादों को बेच सकते हैं। तो देश की बात में सबसे पहले बात अपने किसानों की। सरकार सुनने को तैयार नहीं है और किसान बिलों को मानने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि वो किसानों के हित में कानून बना रही है और किसान कह रहे हैं कि उनसे ज्यादा उनका हित कौन जानता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार जो विधेयक लाई है वो किसानों के लिए नई आजादी जैसा है। इन कानूनों के लागू होने पर किसान के पास अपनी फसल बेचने के ज्यादा ऑप्शन होंगे। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। कि जिन लोगों को ये गिफ्ट देने की कोशिश हो रही है, देखिए कितना भद्दा मजाक देश में चल रहा है। किसान के नाम पे कहा जा रहा है कि हम तुम्हें ऐतिहासिक गिफ्ट दे रहे हैं। वो किसान हाथ जोड़ रहा है, भैया मेरे को गिफ्ट मत दो, मुझे नहीं चाहिए, मैंने कभी नहीं मांगी, जो चीज मैंने मांगी है मुझे वो दे दो। ये मजाक चल रहा है। और आज बेंगलोर के अंदर किसानों के प्रदर्शन से किसान, मजदूर, खेतीहर मजदूर, उस सब के एक साथ आने से ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि पूरे देश का किसान इसे नामंजूर कर रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, किसानों को बिल के बारे में झूठी और गलत बातें बताकर भड़काया जा रहा है। सरकार कह रही है कि किसानों को विपक्ष बहका रहा है। किसान कह रहा है कि हम समझदार हैं, अपना भला बुरा समझते हैं। किसान को सरकार अन्नदाता मानती है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि ये बिल तो एक तरह से उनके अन्न पर ही डाका है। किसान की आय बढ़े, वो मनमाने तरीके से अपनी फसल को बेच सके, इससे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कंपनी आ गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें कंपनी के अधीन है, उसको कीमत नहीं मिलेगी, सरकार की मंडी चल जाएगी। जब पूरी तरह किसान कंपनी पर निर्भर हो गया, वो उपज का दाम अपनी मर्जी से देगा, वो एमएसपी से नहीं देगा, अपनी मर्जी से देगा। और जो हमारी उपज है उसका दाम कम मिलेगा,
वो दवाई देगा, दवाई अपने मूल्य पे देगा, खाद अपने मूल्य पे देगा, टेक्निक अपने मूल्य पे देगा और पैसा भी देगा। पूरी तरह वो किसान को अपने कब्जे में लेगा और 8-10 सालों में जब किसान पूरी तरह उसके गुलाम हो जाएगा तो हमें खेती से बाहर निकलने के लिए जमीनें बेचने से अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। हम बेच के जान छुड़ा के निकलेंगे भाई, हमें छोड़िए। ये है प्लान। इस तरह का प्लान एक मीठा जहर है कि जो दे रहे हैं किसान को मालूम भी नहीं चलेगा और आस्ते आस्ते काम भी। इसको हम कॉर्पोरेट मॉडल कहते हैं जो यूरोप और अमेरिका में चल रहा है। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। अभी जो सिस्टम है उसके हिसाब से किसान अपनी फसल को दूसरे राज्यों में जाकर नहीं बेच सकते और उसे मंडी में ही अपनी फसल बेचनी होती है। पहला ये कहना कि किसान अब कहीं पे भी बेच सकता है, जिसका मतलब है पहले नहीं बेच सकता था, ये एकदम सरासर झूठ है। आप मुझे एक कानून बता दीजिए देश का जिसमें किसान पे कोई भी पाबंदी हो। मैं आज भी चाहूं तो अपने खेत का बाजरा कलकत्ता में जाके बेच सकता हूं। पाबंदी केवल आड़ती पे थी, पाबंदी ट्रेडर्स पे थी, किसान पे आज तक कभी कोई पाबंदी नहीं रही है। पहली बात, किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये जो एपीएमसी की छत है इसमें छेद हैं, आड़ती शोषण करता है, इसमें करप्शन है, इसमें पॉलिटिक्स होती है, इस सब को सुधारिए, लेकिन इस छत को मत हटाइए। ये बिल्कुल वो कहना हुआ कि चूहे हैं कुछ समस्या कर रहे हैं तो उसके बदले अब मैं भालू ले आता हूं। अब क्या होगा, अब आड़ती हटेगा नहीं इस सिस्टम से। अगर अडानी या अंबानी कोई प्राइवेट मंडी स्थापित करेंगे, मान लीजिए भटिंडा के वहां के मंडी के बाहर, तो वो आड़ती के बगैर नहीं होगा, वो भी मिडिलमैन होगा। जो मंडी के अंदर आड़ती बैठा हुआ है वही आड़ती अपनी एक डेस्क मंडी के बाहर भी लगा लेगा। तो किसानों को मिडिलमैन से इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। एक छोटे मिडिलमैन की जगह बड़ा मिडिलमैन आ जाएगा। ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में चेंज हुआ है इससे क्या होगा, इससे जो स्टॉकिस्ट है अनलिमिटेड स्टॉक करेंगे और उसके बाद बाजार से खेलेंगे। जब किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में आएगा उस वक्त भाव को डाउन कर दिया जाएगा। जब किसान खाली हो जाएगा, उसके पास फसल नहीं बचेगी, तब भाव को अप कर दिया जाएगा। मिडिलमैन का खेल नहीं है तो और क्या है। बस ये है कि आज तक जो मिडिलमैन था वो बेचारा आड़ती कहलाता था, वो किसान के नजदीक था, किसान का उससे थोड़ा रिश्ता था। अब अंग्रेजी बोलने वाले ऊपर के सुपर मिडिलमैन आया करेंगे। सुपर मिडिलमैन से तो ये छोटा मिडिलमैन बेहतर है। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिए हैं 3, वो किसान, मजदूर और दुकानदारों को मार डालेंगे। इसलिए हाँ, क्योंकि उसमें जो है ना सरकारी खरीद बंद हो जाए, मंडी करना बंद हो गया, एफसीआई टूट जाएगी, जो भी सरकारी अदारे हैं वो टूट जाएंगे और सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। हम तो इसे काले कानून का नाम देते हैं। अच्छा, ये काले कानून है जिसके लिए एमएसपी तो ये कहते हैं भी हम रहेगी, लेकिन अभी एमएसपी खत्म होने का रास्ता खुल गया है। जो एपीएमसी जो कि सरकारी मंडी है उसके बाहर जो प्राइवेट मंडी अब खुला करेगी, उस मंडी में टैक्स नहीं लगेगा, उस मंडी में टैरिफ नहीं होगा, वहां रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वहां रिकॉर्डिंग नहीं होगी। जाहिर है इसका मतलब है कि 2-3 साल में सरकारी मंडी ध्वस्त हो जाएगी। मैंने इस बिल को पढ़ा है और यह बात सही है कि बिल में मंडियां खत्म करने की बात कहीं नहीं है। मैंने इस बिल को पढ़ा है और यह बात सही है कि बिल में मंडियां खत्म करने की बात कहीं नहीं है। लेकिन कोई किसान मेरी तरह रिसर्च करेगा और उसे 12 नवंबर 2019 का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान मिल जाए जिसमें वो साफ साफ कह रही हैं कि एपीएमसी मंडियों को समाप्त कर देना चाहिए, तो किसान किस किस पर भरोसा करेगा। एक मंत्री का बयान कुछ है, एक मंत्री का बयान कुछ है, एक मंत्री का बयान कुछ है, एक मंत्री का बयान कुछ है। तो पिछले साल निर्मला सीतारमण कह रही थी कि राज्यों को समझाया जा रहा है कि एपीएमसी खत्म कर दें। 10 महीने बाद उनकी सरकार कह रही है कि एपीएमसी खत्म नहीं होगी, ऐसी कोई सोच नहीं है।
तो केंद्र सरकार बताए कि क्या उसने राज्यों से एपीएमसी खत्म करने को कहा था। अब नया कानून समझिए, मंडी के सामने, सरकारी मंडी के सामने प्राइवेट सेक्टर की मंडी खुलेगी, एक में टैक्स लगेगा, एक में नहीं लगेगा। पहला सवाल तो यही है कि इसमें टैक्स क्यों नहीं लगेगा, यह किसके फायदे के लिए किया जा रहा है। उससे दो तरह की मंडी हो जाएगी आमने सामने, एक में टैक्स होगा, एक में टैक्स नहीं होगा। जाहिर है जिसमें टैक्स होगा वो मंडी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक वैसे जैसे सरकार के बजट में एग्रीकल्चर मार्केट के विकास का पैसा चुपचाप आधा हो गया। क्या प्राइवेट मंडियों में टैक्स इसलिए नहीं होगा ताकि एपीएमसी यानी सरकार की थोक मंडियां अपने आप खत्म हो जाएं? ये मेरा सवाल है। मंडियां खत्म। नीतीश जी ने बिहार में इस कानून को हटा दिया था। जो काम कभी बिहार ने करके दिखाया था, आज देश उस रास्ते पर चल पड़ा है। बिहार की मंडी भी 2006 में ये कह के वहां भंग कर दी गई थी भी प्राइवेट क्षेत्र से बिहार के किसानों का बहुत ज्यादा भला होगा, पर हमने देख लिया ये तकरीबन 16 सालों में बिहार सबसे पीछे चला गया। बिहार में जितनी भी फसलें हैं वो एमएसपी से नीचे। जो बिहार का पिछली बार आप धान देखें तो 1350 रुपया उनको रेट मिला था, और पिछली बार जो गेहूं थी उनकी वो 1500-1600 रुपये में बिकी थी, और यहाँ 1900 रुपये पंजाब में मिला था। तो ये जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं असल में ये किसानों को उजाड़ने का पैकेज लेके आए हैं। एक और इशू है जिसको लेकर किसानों को भड़काया जा रहा है। कहा गया कि सरकार के इस कानून से किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर हो जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियों का जमीनों पर कब्जा हो जाएगा। मैंने बिल को पढ़ा, यह बात तो बिल्कुल गलत है। एक्ट साफ कहता है कि ये एक्ट कंपनियों के लिए बना है। ये तीनों एक्ट बने ही किसान के लिए नहीं है। पहला एक्ट बना है स्टॉकिस्ट के लिए, ये जो एसेंशियल कमोडिटीज वाला एक्ट है, जिसको जमाखोरी अनुमति कानून बोलना चाहिए, ये बिल अभी राज्यसभा में पेंडिंग है। स्टॉकिस्ट के लिए बना है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है वो कंपनी के लिए बना है। और तीसरा एक्ट जो है, जो एपीएमसी को बाईपास करने का एक्ट है, जिसको एपीएमसी तोड़ो एमएसपी छोड़ो कानून बोलना चाहिए, वो कानून बना ही उनके लिए। ट्रेडिंग जोन बनेंगे बाहर। ट्रेडिंग जोन कौन बनाएगा? आप और मैं ट्रेडिंग जोन बना सकते हैं? ये तो कोई बड़ी कंपनी ही बनाएगी ना। तो ये बना ही कंपनी के लिए है। और अगर सरकार के आप दस्तावेज देखें जिसके आधार पे सरकार ने ये किया है, अगर आप अर्थशास्त्रियों को बुलाएं तो वो खुल के बताएंगे, हाँ भाई इंडिया की एग्रीकल्चर में कंपनियों की ज़रूरत है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी, सरकार तो इन्वेस्टमेंट करेगी नहीं। तो ये कुल मिला के भारत की कृषि में कंपनी राज लाने की कोशिश है, और इसीलिए किसान इसका विरोध कर रहा है। आज की व्यवस्था में 100 दोष हैं, लेकिन वो किसान की व्यवस्था है। अगर कंपनियों की खेती होगी तो ये अमेरिका के स्टाइल की खेती भारत में नहीं चल सकती भाई। अमेरिका में सिर्फ 100 में से 5 लोग खेती करते हैं। हमारे यहाँ 100 में से 45 लोग डायरेक्टली खेती कर रहे हैं और 100 में से 60 लोग खेती पे निर्भर हैं। अमेरिका की नकल करके भारत का किसान बर्बाद हो जाएगा। हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भले ही बढ़ जाए, लेकिन किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी, किसान की खुशहाली नहीं बढ़ेगी। ये किसान की बर्बादी का पूरा ब्लूप्रिंट है। 2000 हो जाएगा। अडानी ऑलरेडी पंजाब में पहुंच चुका है। 100 एकड़ जगह उसने मोगा में ले ली है, अपने साइलोज बना ले हैं। सारा वेयर हाउसिंग का काम अडानी के पास है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आएंगे और किसान को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हम इस बात, सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो कानून लेकर आई है उसमें एक बात साफ लिखी है कि किसान के साथ उसकी जमीन की पैदावार को खरीदने का समझौता होगा। वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए हो सकता है, लेकिन इस दौरान जमीन को खरीदने, उसे गिरवी रखने या लीज पर लेने का कोई प्रोविजन नहीं होगा। तो फिर यह सवाल बनता है कि प्राइवेट कंपनियां किस आधार पर किसी किसान को पैसे देंगी और उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी? क्या कानून में साफ साफ लिखा है कि जमीन के कागज के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा? मैंने जो पढ़ा है उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक के अध्याय 2 कृषि करार वाले हिस्से में लिखा है कि कोई कृषक किसी भी कृषि उत्पाद के संबंध में लिखित कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और ऐसे करार में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेंगे। क
ऐसे उत्पाद की पूर्ति के लिए निबंधन और शर्तें जिसके अंतर्गत पूर्ति का समय, क्वालिटी, श्रेणी, मानक, कीमत और ऐसे अन्य मामले आएंगे। जो बात कानून में नहीं लिखी है उसके बारे में बिहार के उप मुख्यमंत्री कैसे ट्वीट कर सकते हैं कि किसानों को कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट के लिए जमीन की रजिस्ट्री नहीं देनी होगी? क्या सरकार ने कोई मॉडल कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाए हैं तो अखबारों में छपवा दे। कमाल है, किसान और कंपनी के बीच करार का मामला सीधे कोर्ट में ना जाए, इसका बेहतर इंतजाम किया गया है। आप खुद सोचिए, एसडीएम और कलेक्टर राजनीतिक दबाव में काम करेंगे या किसानों के दबाव में? जो कलेक्टर अवैध रूप से एक डॉक्टर कफील खान पर रासुका लगा सकता है, वो कलेक्टर किसानों को कंपनी के सामने इंसाफ दिलाएगा। इस बात पर 2 की जगह 20 रोटी खा लीजिए, ताकि हंसते हुए पेट में हल्का दर्द हो। दर्द होने से पता चलेगा कि किसानों को हंसी भी आ रही है। मैं प्रधानमंत्री मोदी की तकलीफ समझ सकता हूं। उन्होंने किसानों की भलाई के लिए विधेयक तैयार किए। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। इसी तरह के छुपी हुई खबरें आपके सामने लाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।